मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ऐसी वित्त मंत्री हैं जो लगातार 7 बार बजट पेश करेंगी संसद में। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, और इन उपलब्धियों के साथ ही उम्मीदें भी आसमान पर हैं पूरे देश में। हम यहाँ पर 40 के कार्यालय में हैं और आप देखेंगे कि मेरे साथ ये एक पैनल है, लेकिन इसके अगर दो भाग देखा जाए तो एक तरफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, महिला उद्यमी हैं, और एक तरफ राजस्थान के युवा उद्यमी हैं। तो ये एक बेहतरीन पैनल है जिनके साथ हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं देश की और प्रदेश की, इसमें ये बजट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले महिला वित्त मंत्री हैं, तो महिलाओं से हम शुरुआत करते हैं। अलका गौड़ हैं, 40 विमेन विंग की प्रेसिडेंट। अलका जी, बजट अब राजस्थान का आ चुका है, यहाँ भी वित्त मंत्री महिला थी, अब केंद्र में भी वित्त मंत्री हैं महिला, और उन्होंने साबित किया है अपने आप को एक बेहतरीन बजट और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए हैं। साथ ही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दबाव झेले हैं, इसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था संभली हुई है। क्या कहेंगे इस बार की क्या होना चाहिए वर्तमान इन परिस्थितियों में इस बजट में? नमस्ते। मैं डॉक्टर अलका कौर आपको ये अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। महिला उद्यमी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को टैक्स में रिबेट दिया जाए। 12 साल पहले जो है महिलाओं को टैक्स में एग्जम्पशन दिया जाता था। 2012-13 में सरकार ने इसको हटा दिया था और अभी इनकम टैक्स के अंदर महिलाओं को रिबेट दिया जाना चाहिए। और जो महिलाएं जो है लोन लेती हैं मकान के लिए, उसके अंदर भी इंटरेस्ट में डिडक्शन दिया जाना चाहिए। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए। उसके अलावा महिला उद्यमी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कपड़ों के बिज़नेस में महिलाएं ही आपको मिलेंगी, तो उसके अंदर भी हमें रिबेट मिलनी चाहिए। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के अंदर सरकार की योजनाएं हैं, बजट भी है, और केंद्र की तरफ से भी सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए काफ़ी बड़ा बजट दिया गया है। लेकिन ये राजस्थान के अंदर अभी नहीं हुआ है। इसके अंदर राजस्थान के अंदर महिलाओं को अगर हम पेरिफ्री पे देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको भी डेवलप करा जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जो हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सुधारना चाहिए, उस पर काफ़ी अच्छा बजट देना चाहिए। क्योंकि अगर फैसिलिटीज़ आपको गांव में अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ में मिल जाएंगी तो आपको शहर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के अलावा टूरिज़्म सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, तो केंद्र से बजट के अंदर उसमें भी टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। अगर हम देखें तो राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा महल और किलों के लिए फेमस है, तो उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर उनको सरकार को देना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा ये होते हैं किसी भी छोटे शहर के आसपास या गांव में, तो उससे पूरे ग्रामीण जो है जनता उनको भी रोज़गार मिलता है। और वहाँ पे टूरिज़्म तो बढ़ता ही है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, और जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं जो शहर में ही है अभी तक, तो वो वहाँ तक भी पहुँच जाती है। तो उससे जो है ओवरऑल डेवलपमेंट जो है जनता का ही होता है। तो ये कई अच्छे सुझाव हैं, और अलका जी ने ज़्यादातर जो सेक्टर हैं जो देश और प्रदेश के विकास में भागीदार बन सकते हैं, उन तमाम सेक्टर्स को अपनी बातों में शामिल किया है। सुनील अग्रवाल हैं जो अभी हाल ही में इनको अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, और राजस्थान का एक सबसे बड़ा संगठन है युवा उद्यमियों को ये नेतृत्व देते हैं। सुनील जी, क्या होना चाहिए इस बजट में? हम आशाएं कर रहे हैं 7 साल से, क्योंकि 7वीं बार अब निर्मला सीतारमन जी भी अपना बजट पेश कर रही है। जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन होने के साथ साथ उनमें जो जीएसटी में जो विसंगतियाँ हैं उनको भी दूर करने का उनको एक अपने ऊपर जिम्मेदारी ओढ़नी चाहिए। साथ के साथ साथ वन टैक्स वन नेशन की भी उनको बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो स्लैब है, अरुण जेटली जी ने 2017 में जब ये जीएसटी को लेके आए थे तब उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ विलासिता उपभोग की चीज़ों के लिए, लग्जरी चीज़ों पे ही जीएसटी लगाएंगे, जिससे कि आय की बढ़ोतरी हो और आम मध्यम वर्गीय परिवार पे कोई भार नहीं आए। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, आटा, दाल, चावल, मैदा, सूजी, उसके अलावा और भी उपभोग की जो चीज़ें होती है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, उसका जीएसटी का इतना भार उसके ऊपर पड़ चुका है कि उसकी जेबें खाली होती ही जा रही है। उसके साथ साथ युवाओं के लिए अगर बात की जाए तो युवाओं के लिए एक स्पेशल पैकेजेस स्कीम इनको
बजट में देनी चाहिए कि स्टार्टअप पे जो टैक्स का स्लैब है, जीएसटी का स्लैब है, उनके लिए नए नए इंडस्ट्री खोलने के लिए एक स्कीम्स उनको लेकर आनी चाहिए। तो हम ये बजट में उनके साथ साथ आशा करते हैं। एक और मुद्दा जो राजस्थान से जुड़ा हुआ हमारे को देखना चाहिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। ये देखा जाए तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। कभी सरकार केंद्र में कांग्रेस की रही तो कभी स्टेट में बीजेपी की रही, और जब 2008 से लेके 2013 तक की जो सरकार राजस्थान में कांग्रेस की थी, उस टाइम केंद्र में भी सरकार उसकी थी, तब तक तो थोड़ी बहुत गतिमान स्थितियों पे चलता रहा। उसके बाद जब दोनों जगह पे सरकार बदली तो उसके बाद इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना को कांग्रेस की नीतिगत निर्णय से देख के जोड़ा गया। तो आज ये ठंडे बस्ते में पड़ी है, चूँकि 40% इसका राजस्थान से होके गुजर रहा है, और इंडस्ट्रियल एक केंद्र सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इसके लिए एरिया भी रिजर्व इन्होंने कर रखा है, लेकिन उनमें कोई भी योजना नहीं लेके आ रहे कि कहीं हम एक स्पेशल पैकेज स्कीम जैसे जम्मू कश्मीर की या नॉर्थ ईस्ट में कभी आती है, या जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए आती है, तो कभी भी उसको मतलब एक स्पेशल स्कीम से नहीं जोड़ा जा सकता। एक तीसरा मुद्दा और एक अपन जिस पे बात कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? मैं आप ठीक है, हमारे पास समय है, आप तो बताइए। तीसरा मुद्दा एक राजस्थान के लिए हो सकता है कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो बनना चाहिए था राजस्थान में, उसको भी राजनीति का शिकार बना के, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले ही हरीश चौधरी जी पे भी आरोप लगाया गया कि रिफाइनरी कौन खा गया, कभी कोई और बात करता है। तो चूँकि वहाँ पे एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए बाड़मेर में, जिससे कि स्टेट को जीएसटी की रेवेन्यू की आमदनी एक हो सकती है, कि जिससे कि बहुत ही इन्होंने महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन इनका सीधा संबंध राजस्थान के विकास से भी है। ललिता जी से हम बात करेंगे, क्योंकि अब इधर मुझे भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे इधर जाना है कि उधर जाना है के लिए, तो क्योंकि महिला वित्त मंत्री हैं तो ये एडवांटेज महिलाओं को मिलना ही चाहिए। ललिता जी बताइए कि अब आपने महिलाओं की बात की है, तो निर्मला सीतारमण जी से क्या उम्मीद करते हैं इस बार? उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, वो उतरती कितने लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, वो एक अलग बात है, क्योंकि सजेशंस हर बार मांगे जाते हैं। वो ग्राउंड लेवल पर आते आते बहुत देर हो जाती, फिर सरकार का दूसरा कार्यकाल चालू हो जाता है। तो इस बार उम्मीद करते हैं, क्योंकि तीसरी बार वही सरकार आई है, और जो वित्त मंत्री वो भी रिपीट हुई हैं, वो तो 7वीं बार हुई हैं। तो इस बार बजट से उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि तीसरी बार ये सरकार केंद्र में आई है। दूसरा, अगर हम इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सबसे जरूरी रोजगार स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे होगा? जो मनरेगा है, आपने देखा हो मनरेगा, उनके लिए फंड होता है, दिया जाता है। तो आप अपनी बात जरूर कहिए, लेकिन कैमरे का जाने आपका उधर कैमरे की तरफ से। तो जो मनरेगा है, मनरेगा की स्कीम में बहुत सारा बजट रहता है, बहुत ह्यूज लेवल पे बजट होता है उसका, लेकिन वो दिया कितने दिन के लिए जाता है पहले वो देखिए। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, वापस वही जो रोजगार जिनको मिला हुआ था कुछ दिनों के लिए पैसे, वो मिलता है शायद 165 दिन के आसपास, 170 दिन ऐसा मिलता है। उसके बाद फिर वो क्या करेंगे? फिर बेरोजगार, फिर वही हालत, फिर वापस से आपको उनको अनाज बांटना पड़ेगा। तो क्यों ना इस व्यवस्था को इस तरीके से किया जाए कि मनरेगा को इंडस्ट्री से जोड़ा जाए। अगर मनरेगा इंडस्ट्री से जुड़ जाता है तो रोजगार के साधन ज़्यादा उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में भी देंगे तो कारीगरों की कमी है, लेबर की कमी है अभी बहुत ज़्यादा। अगर यही पैसा सरकार डायरेक्ट इंडस्ट्री को देती है और मनरेगा वाली स्कीम को इससे जोड़ती है, एक तो उनको पूरे 365 दिन का रोजगार मिलता है। 365 दिन के रोजगार में उनको जो मिलता है, वो कुछ आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन इनके पास पहले से काफ़ी सारी जानकारियां हैं। हाँ, तो नया पॉइंट ना दें कृपया, है ना। महिलाएं इस समय ज़्यादा, अभी इस समय उनको नॉलेज है, और हमारी उम्मीदें वित्त मंत्री जो कि खुद महिलाएं, उनसे हम क्यों ना क्योंकि हमारी डिमांड उनसे है। तो हमारा ये निवेदन है कि अगर इंडस्ट्री से उसको जोड़ दिया जाता है और वो पैसा इंडस्ट्री को दिया जाता है, तो लेबर में वो उस लेबर को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं ना, वो आप लेबर को ट्रेन कर सकती है अपने काम के लिए। इंडस्ट्री की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और जो बेचारा लेबर है जिसको सिर्फ 150 या इतने दिन का ही रोजगार मिल पाता है, वो फिर वापस से आपसे अनाज मांगने की लाइन में, कतार में खड़ा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुफ्त का अनाज ना बांटना पड़े, बेहतर है कि इनको रोजगार दिया जाए। तो पहली बात तो ये। दूसरा, किसी भी देश की अगर हम बात करते हैं तो उसका ग्रामीण जितना सशक्त होता है ना, किसान से अगर हम बात करते हैं, ग्रामीण से जितने स्ट्रांग हुए ना, तो वो देखिए उतनी तेजी से विकास करता है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करें, बहुत बेकार हालत है,
हम बातें तो करते 21 22 जाने में कि हम लोग यहाँ पहुँच गए आज, तो वहाँ पे आप देखेंगे सड़कें नहीं है। जब सड़कें नहीं तो कन्वेंस की फैसिलिटी नहीं है तो कनेक्टिविटी खत्म हो गई ना। हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, अगर स्कूल्स है तो उसमें टीचर्स नहीं है। तो क्यों इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। नहीं, मॉनिटरिंग की ज़रूरत ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप स्कीम्स निकालते हैं, हमने ये अलॉट कर दिया, वो धरातल पे कितनी आती है। दूसरा, ग्रामीण विकास की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको आगे लाया जाए, ग्रामीण महिलाओं को, क्योंकि अगर ग्रामीण महिला किसी भी देश की सशक्त होती है और आत्मनिर्भर होती है तो दावे से कह सकते हैं कि उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है ग्रामीण महिला। और अगर हम ग्रामीण एमएसएमई जैसे है ना, उसमें फंड की कही जाती है, वो स्कीम्स निकालती है कि हम लोन देंगे, पर ये जो ग्रामीण भारत है उसके एमएसएमई और एसएमई में फंड की सुविधा है ही नहीं, फंड ही नहीं है, तो लोन देंगे कहाँ से। तो इस बार बजट में निवेदन करते हैं कि आप ग्रामीण भारत के एमएसएमई और एसएमई का बजट बढ़ाया जाए ताकि वो लोन दें और आई स्टार्टअप को सहारा मिले। तो ये कई महत्वपूर्ण मुद्दे ललिता जी ने उठाए हैं। इसमें मनरेगा को उद्योगों से जोड़ा जाए ताकि परमानेंट उनको लेबर को रोजगार मिल सके। इसके अलावा इन्होंने ग्रामीण विकास और महिला विकास की भी बात की है। आप बताइए मैडम, एक तो आपका नाम बताइए, क्या करते हैं आप, इसके बारे में बताइए। मैं सारिका हूँ और मेरा खुद का गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और मैं बजट से यही चाहूँगी कि जो भी योजनाएं बनाए वो व्यवस्थित तरीके से, और उसका जो योजनाएं बनी है उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज हो तो हम उसे यूज़ ले सकते हैं। और जो भी अगर ब्याज पे जो भी है रियायत मिले ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे खड़ा कर सकते हैं। आपके एक्सपोर्ट के लिए कोई ग्रांट मिलती थी, उसको भी फिलहाल रोक दिया, जिसमें एग्जीबिशन लगाने के लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं देश विदेश में एग्जीबिशन लगाते थे, फिलहाल वो उसको रोक दिया गया है। आप चाहते हैं कि इस तरह की एग्जीबिशन और इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने में सरकार मदद करे? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इस तरह का वापस से उनको ये लागू करना चाहिए और हम बाहर जाके अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने देश के लिए बिजनेस ला सकते हैं और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये वापस से उसको स्टार्ट करें। ठीक है मैडम। गारमेंट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कृषि के बाद में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला ये सेक्टर है गारमेंट और टेक्सटाइल, और इसका अगर विकास होगा तो कृषि के ऊपर जो रोजगार की निर्भरता है कम होगी। आप बताइए मैडम, आपका क्या नाम है, किस सेक्टर से आप जुड़े हुए? मैं कुसुम विजय हूँ, अभी मैं होम मेकर हूँ। मैं एक्चुअली एजुकेशन होम मेकर तो सबसे बड़ी मेकर होती है, क्योंकि वो सबसे बड़ी एक कंज्यूमर वर्ग होता है, उसी से पूरी इंडस्ट्री चलती है, मार्केट चलता है, और सबसे बड़ा जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा कंसर्न एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए एजुकेशन पॉलिसी में थोड़े चेंजेस आने चाहिए। जैसे हायर एजुकेशन के लिए हम चाहते हैं, जैसे बाहर जाना चाहते हैं, पर उनमें इतना लोन्स में इतने टैक्सेस ये सब ज़्यादा होते हैं, तो बाहर जाने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। अब बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो टैक्सेस इतनी कम है, तो एजुकेशन इतनी फ्री है वहाँ, तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ पर। अब ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जैसे महिलाएं बाहर पढ़ना चाहती हैं, शहरों में आना चाहती हैं, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि वो शहरों में नहीं आ सकती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने उठाया है, लेकिन मुद्दा ये है कि हमको एजुकेशन के लिए बाहर क्यों जाना पड़े, जो क्वालिटी एजुकेशन है हमारे देश में क्यों नहीं उपलब्ध हो। और क्योंकि आजकल 1-2 बच्चे होते हैं और उन बच्चों को भी एजुकेशन के नाम पर माता पिता से दूर होना पड़ता है, तो ये भी जो उन देशों में हम जाते हैं, पर ये प्रयास क्यों नहीं होने चाहिए कि यहाँ दूसरे देशों के बच्चे पढ़ने आए। कोशिश की जा रही है, नालंदा गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पहले कभी यहाँ आया करते थे दूसरे देशों के लोग। आप बताइए मैडम, क्या नाम है आपका, किस सेक्टर से आप क्या करते हैं? मैं सीए अनुज्ञा मेहरवाल हूँ और मैं बिज़नेस करती हूँ, मेरा चश्मों का व्यवसाय है। तो उसी रूप में उसी के रिलेटेड मैं आगे बात करना चाहती हूँ कि अगर एक वुमेन अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहती है या फिर अब कोई नया बिज़नेस खोलना चाहती है विदाउट एनीबडी हेल्प, उसके पास कैपिटल और फंड की बहुत कमी रहती है। अब एमएसएमई में बहुत लोन्स की हमें इन्फॉर्मेशन होती है, बट मुझे आप एक बात बताइए, अगर 50,000 रुपये का लोन मिलता है एमएसएमई से, 50,000 रुपये से एक ठेला लग सकता है, एक बिज़नेस शुरू नहीं हो सकता है। बिज़नेस के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा उसका रेंज बढ़ाइए। 50,000 से अगर आप 5 लाख तक का लोन देंगे और वो भी आप कम इंटरेस्ट पे, अगर ईजीली विदाउट एनी मोर डॉक्यूमेंटेशंस बहुत
इजीली अगर प्राप्त होगा तो एक वुमेन हिम्मत करके उनके पास जा पाएगी और एक लोन लेके अपना व्यवसाय खड़ा कर पाएगी। तो फर्स्ट तो डिमांड ये है। सेकंड, गवर्नमेंट के पास जेम पोर्टल है। जेम पोर्टल में ये पता लगता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स इजीली ऑनलाइन सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट यूज़ करेगी। पर मुझे एक बात बताइए, मुझे लेटली मैं 2-4 लोगों से बात कर रही थी तो मुझे ये पता लगा कि वहाँ पे आप, उन्होंने बोला बिना जैक के आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, बिना किसी तालमेल के, बिना किसी जान पहचान के आप जेम पोर्टल से ऑर्डर्स नहीं ला सकते। ये सुन के मैं हैरान हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको ये सुविधा दी है कि आप जेम पोर्टल में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, पर ऑर्डर्स नहीं आते हैं क्योंकि आपको जान पहचान चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, एक आम वुमेन कहाँ से ये जान पहचान लाएगी? पर जेम पोर्टल तो ऑनलाइन सिस्टम है कि वहाँ आपको किसी जान पहचान, मतलब आपको फिजिकली किसी के साथ में डील नहीं करनी है। ये जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर ये एक नॉर्मल इंसान के लिए यही डेफिनेशन होती है ऑनलाइन ऑर्डर की। पर वास्तविकता ये है कि उसको ऑनलाइन ऑर्डर आएगा ही नहीं अगर जैक, और वही मैं आपको समझा रही हूँ, जब मैंने लोगों से बातचीत करी तब मुझे समझ में आया कि आप प्रोडक्ट लिस्ट कर दो पर आपको ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि जो उनके पीछे जो ऑर्डर्स देते हैं या जो भी कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनसे आपकी जान पहचान नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं खुद इसी में ये बात उठाना चाहती हूँ कि एक आम औरत कहाँ से वो जैक लाएगी, कहाँ से वो लोगों से संबंध ऐसे रखेंगे कि हाँ ठीक है हमें ऑर्डर्स मिल सके। ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये करप्शन की तरफ सीधा सीधा इनका इशारा है कि करप्शन होता है तो योजनाओं का लाभ जो वास्तविक जो ज़रूरतमंद है उन तक नहीं पहुंच पाता। वर्तिका जी हैं जो खुद टीवी फेस हैं और एंकर हैं, इनके साथ एंकरिंग करना, सवाल करना भी एक चैलेंज है। लेकिन वर्तिका जी, आप क्या चाहेंगे इस बजट से? देखिए, इस बजट से सबको बहुत उम्मीदें हैं, और जो सीतारमण जी हैं वो खुद भी बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हैं, काफ़ी समझदार हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रेशर के साथ, उनके भी बहुत प्रेशर होता है, लेकिन कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारे जीवन की कुछ आधारभूत बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं बेसिक, उन चीज़ों के लिए मैं यही कहूँगी कि बजट में थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। जैसे कि अब रेल सुविधाएं हो गई या हमारी सड़क की चीज़ें हो गई, जो हमारी लाइफ का एक रूटीन का एक हमारा पार्ट है, और सीधा सीधा जो हमारी बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो एक आम जन, यानी कि जो गरीब वर्ग होता है और जो वंचित वर्ग होता है, बैंकिंग सेवाएं उनको मिल सके, जनधन जैसी योजनाओं का विस्तार हो सके ताकि बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो आम जन तक पहुंच सके। सेकंड, पर्यावरण जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर ही हमारी ऑर्गेनिक खेती आती है। तो खेती तो बहुत टाइम से होती आ रही है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैंसर जैसी बीमारियां हमारे बहुत सारे जो एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट हैं वो रिजेक्ट होते हैं बाहर से, क्योंकि हम यहाँ पर पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सरकार को किसानों को भी अवेयर करना होगा। बिल्कुल, किसानों को बिल्कुल अवेयर करना होगा। बात उनको पैसे देने की नहीं होती है कि उनके लिए अलग से हम बजट दें, बजट के साथ उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके के केमिकल्स का जो वो यूज़ कर रहे हैं तो वो पूरे सबके लिए कितने ज़्यादा हानिकारक हैं। और ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और बर्ड्स जैसे आप देख रहे हैं, पर्यावरण के चलते जो पशु पक्षी हैं इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो और जो हमारा जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं पर सोचती ही रह जाती है, कर नहीं पाती हैं, तो उनके लिए स्पेशली कुछ इस तरीके का बजट हो, कुछ इस तरीके की सेवाएं हैं जो वो उनको आगे ला सकते हैं, क्योंकि टैलेंट इंडिया में हर जगह भरा पड़ा है। सिर्फ ये है कि हम उनके लिए कई बार चीज़ें होती भी हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। एजुकेशन सेक्टर की भी सबने बात करी है, तो मैं तो हमेशा यही बिलीव करूंगी कि जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर हमारा पुराना था, जो एक गुरुकुल वाला स्ट्रक्चर था, तो कम से कम हम जिन चीज़ों के लिए बजट निकालते हैं तो वो चीज़ें हमारे देश के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, और ख़ासकर युवा पीढ़ी से भी ज़्यादा जो बच्चे आ रहे हैं उनके अंदर जो सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, छोटी छोटी बातों पे सुसाइड करने जैसी चीज़ें आ रही हैं, तो उन चीज़ों के लिए किस तरीके की योजनाएं बने, किस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हम उन चीज़ों पे बजट पास करें ताकि जो हमारे ये जो यंग जनरेशन, जो अपकमिंग जनरेशन आ रही है, वो खुद ही अपने आप में इतनी स्ट्रांग बने, आत्मनिर्भर बने कि सुसाइड जैसी चीज़ें भारत में हम सोचे भी नहीं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनके साथ ज़िंदगी चले बस। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ये पैनलिस्ट हैं, महिला पैनलिस्ट, इन्होंने सभी मुद्दों पर बात की है, लेकिन एक खास बात ये है कि ये राजधानी जयपुर में सभी जाने पहचाने चेहरे हैं। इसके बावजूद इन्होंने
ग्रामीण महिलाओं की पैरवी सभी ने की है। ये सब शहर में रहते हैं, लेकिन ग्रामीण महिलाओं की चिंता इन सबको है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो 40 विमेन विंग है उनके प्रतिनिधि बात करना चाहते हैं और ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको भी अपने साथ लेना चाहते हैं ताकि विकास में उनकी भी भागीदारी रहे। सर आप बताइए, एक तो आपके बारे में बताइए। मैं गौरांग अग्रवाल, आई एम ए फाइनेंस एक्सपर्ट। कहने को आप फाइनेंस एक्सपर्ट हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो बजट पेश करने वाले हैं। तो आप सबसे उसको अभी तक के बजट के आधार पर आप ज़्यादा सलीके से इसके ऊपर अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। सर, आदरणीय वित्त मंत्री जी से जो अभी फिलहाल एक सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो है टैक्स रिफॉर्मेशंस की। फिलहाल हम लोग अगर टैक्स को कलेक्ट करने की बात करते हैं तो नए टैक्स अब ये वो टाइम आ गया है जब नए टैक्स आपको इंट्रोड्यूस करने चाहिए। पिछले काफ़ी टाइम से टैक्स स्लैब इस तरह से नहीं आ पाए हैं कि आम आदमी की जेब में पैसा बच पाए। पैसा बचत के थ्रू बच पाएगा। बचत के लिए किसी भी तरह की पुरानी जो योजनाएं थी उनको ना तो रिफॉर्म किया गया, नई योजना लाई गई है, वो लाने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। दूसरा, आईटी सेक्टर जो पहले देश का एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रदाता हुआ करता था, उसको अपलिफ्ट करने के लिए किसी भी तरह की कोई योजना सरकार के इस बजट में दिखाई अभी तक तो नहीं दी है। आगे देखते हैं बजट के क्या उसमें चीज़ें घोषित की जाती हैं। रही बात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बढ़ावे के लिए भी हम लोग कोशिश बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, वन रूफ वन सॉल्यूशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिससे देश के अंदर आप जो फॉरेक्स लेकर आएंगे वो भी आपका एक भंडार बढ़ेगा उससे। बट देखते हैं कि इस बार वित्त मंत्री की पिटारे से क्या निकलता है इसके लिए। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वन स्टॉप शॉप की आपने बात की। हमारे साथ एक और प्रतिनिधि हैं, इनसे बात कर लेते हैं। यंग एंटरप्रेन्योर, सर आप बताइए क्या आपका नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम CA शिव शर्मा है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। देश में रोज़गार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब रोज़गार के अवसर नए कैसे पैदा हों। तो युवाओं के अंदर बिज़नेस करने का नया माहौल है, तो सरकार से यही उम्मीद है कि वो नए स्टार्टअप्स के लिए स्कीम्स लेकर आए, युवाओं के बिज़नेस करने के लिए मतलब नए स्कीम्स लेकर आए, सिंगल विंडो सिस्टम लाए ताकि वो इजीली उसका यूज़ भी कर सकें। और वो नए बिज़नेस करेंगे तो रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, नए रोज़गार पैदा होंगे, नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, तो देश में विकास भी होगा, देश प्रगति करेगा। यही सरकार से उम्मीद है कि कैसी वो नई स्कीम्स लेकर आती है। ये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि पूरी दुनिया में जो भारतीय प्रतिभा है उसकी एक पहचान है अपनी। और क्योंकि दुनिया भर की जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनके शीर्ष पदों पर भारतीय प्रतिभाएं हैं, भारत के लोग हैं। तो ये लोग बाहर जाकर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, उनको यहाँ अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए, ये प्रयास होने चाहिए। तो यहाँ तमाम जो अलग अलग सेक्टर हैं देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, उन सभी पर चर्चा की गई है। और ये चर्चा के बाद में अब क्योंकि महज एक दिन का वक्त है और देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितनी उम्मीदों को अपने बजट में पूरा कर पाती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।